नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। मैं खुद अलग अलग एनालिसिस कैसे करता हूँ, हर एक स्टॉक का कंप्लीट मेथोडोलॉजी क्या है, ये सब के बारे में ये वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे जो वीडियोस रह गए फंडामेंटल एनालिसिस के रिलेटेड वो आगे जाके भी मिलते रहे। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक का एनालिसिस शुरू करोगे तो बेसिकली मैं दो तरीके से शुरू कर सकता हूँ। एक हो गया बेसिकली मैं कोई जो स्क्रीनर वेबसाइट होता है उसका यूज़ करता हूँ और बाद में जो स्क्रीनिंग होता है उसके रिलेटेड मुझे कुछ अलग अलग स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो ये जो स्टॉक्स है उनको फिल्टर आउट करके आगे जाके उसका डिटेल में एनालिसिस करता हूँ। तो स्क्रीनर बेस्ड मेथड ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और जो दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक स्टोरी का होता है, यानी मुझे मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई एक फ्रेंड या कंपनी में काम करने वाला कोई एक एम्प्लॉय या कोई एक क्लाइंट, इसके रिलेटेड वो स्टॉक के बारे में जानकारी मिल जाती है और बाद में आगे जाके कंप्लीट जो फाइनेंशियल डिटेल्स है मैं उसके बारे में स्टडी करता हूँ। यानी आप आइदर नंबर से शुरू करके स्टोरी को कवर कर सकते हो, यानी वो उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, प्रमोटर कैसे है या उनका क्या विजन है, आगे जाके मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, यानी नंबर से स्टोरी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। या रिवर्स भी आप कर सकते हो, यानी आप पहले स्टोरी समझ लो किसी से जिसको कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी है, एम्प्लॉय हो सकता है या वो कंपनी के मैनेजमेंट से आपकी यदि बात हो जाती है तो वो स्टोरी से आप चालू करो और बाद में नंबर्स देख लो। तो ये जो दोनों मेथड्स है वो मैं यूज करता हूँ। तो यदि आप नंबर से शुरू करोगे तो screener.in ये जो वेबसाइट है मैं उसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक बेसिक स्क्रीनिंग का जो मेथड है जिसमें मैं अलग अलग पैरामीटर्स डालता हूँ, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे 18% से ज्यादा चाहिए लास्ट 3 इयर्स का। इसके बाद में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी लास्ट 3 इयर्स का ग्रेटर देन 18% होना चाहिए। डेट टू इक्विटी जनरली 0.5 से लेस होना चाहिए। इसके बाद में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ से कम होना चाहिए। यानी मेरा जो जनरली सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है या मैं जो स्टॉक स्टडी करता हूँ जनरली वो मिड और स्मॉल कैप के सेक्टर्स के करता हूँ, जो जनरली 25,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा यदि आप जो बेसिक स्क्रीनर पे आप डालोगे तो आपको जनरली 100 स्टॉक्स मिल जाएंगे, 80 to 100 स्टॉक जनरली मिलते हैं। तो जब भी आपको ये लिस्ट मिल जाता है तो सारे 100 के 100 स्टॉक्स तो आपको पता नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आगे जाके नेक्स्ट लेवल फिल्टरिंग कैसे करने का, बेसिक फिल्टरिंग तो अभी हो गया। टोटल जो 5,000 स्टॉक्स है उसमें से आपको 80 to 100 स्टॉक्स जो है वो फिल्टर आउट करने हैं और बाद में वो 80 to 100 स्टॉक्स में से नेक्स्ट लेवल फिल्टरिंग कैसे करने का। तो ये करने के लिए मैं एक सिंपल मेथड यूज करता हूँ जिसको सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कहा जाता है। तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इसका सिंपल मीनिंग ऐसा है कि मैं ऐसे कौन से सेक्टर्स है या ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनको इजीली समझ सकता हूँ। जैसे कि मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में एग्रीकल्चरल स्टॉक्स आते हैं जिनको मैं काफ़ी इजीली समझ सकता हूँ। इसके अलावा बैंकिंग और एनबीएफसी हो गया, या इसके अलावा केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हो गए। केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स है इसके रिलेटेड मैंने काफ़ी अलग अलग वीडियोस यहाँ पर यूट्यूब पे बनाए हैं। जैसे कि आप देखोगे तो दीपक नाइट्रेट का वीडियो मैंने बताया है, एसआरएफ हो गया, या इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज या नवीन फ्लोरिन, इसके अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग केमिकल के जो स्टॉक्स हैं इनके रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और यदि आपको अब तक मेरा वीडियो पसंद आता रहेगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। आप यदि लाइक करोगे तो ये जो वीडियो है वो बाकी आप जैसे जो इन्वेस्टर्स है वो भी देख सकते हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा और मेरा जो चैनल है उसमें ग्रोथ होने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो एक बार आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस डिसाइड होने के बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर क्या है, यानी ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए काफी टफ जा रहे हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरे केस में मुझे फार्मा ये जो सेक्टर है मैं जनरली इसको बहुत ज्यादा अब तक डीप में पढ़ा नहीं हूँ, तो ये मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है या जो भी कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर्स है वो मैं जनरली मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर रखता हूँ। जैसे कि ऑयल एंड गैस ये जो सेक्टर है इसमें मैं ज़्यादा स्टडी नहीं है मेरा। तो ऐसे जो सेक्टर्स है ये मुझे पता है कि ये जो स्टॉक्स है मुझे उसमें टच नहीं करना है। तो ईजी हो जाता है कि आपको जो भी लिस्टेड स्टॉक्स है या जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स है स्क्रीनर के बाद में, तो कौन कौन से जो स्टॉक्स है जिसको आप इजीली समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। सपोज आपके स्क्रीनर के बाद में 80 स्टॉक्स आपको मिल गए जो बेसिक पैरामीटर्स हमने डाले थे, आरओसी हो गया या ग्रोथ रेट हो गया या डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया या मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। ये स्टॉक स्क्रीनिंग का एक तरीका हो गया। इसके अलावा स्टॉक स्क्रीनिंग के और अलग अलग कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप अलग अलग जैसे रेशियोज डालोगे, यानी रिसीवेबल डेज कितने हैं, पेएबल डेज कितने हैं, वर्किंग कैपिटल कितना है,
ऐसा आप अलग अलग जो रेशोज डाल के आपके जो स्टॉक्स है उसको स्क्रीन कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टॉक स्क्रीन होने के बाद सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस लगाओ, यानी आपका सेकंड लेवल का स्क्रीनिंग हो जाएगा। और सेकंड लेवल का स्क्रीनिंग होने के बाद सपोज मुझे 10 to 15 स्टॉक्स मिलते हैं, अलग अलग जनरली वो सेक्टर्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि सपोज मुझे अवंती फीड्स ये जो स्टॉक है वो मिला। तो अवंती फीड्स ये जो स्टॉक है आप देखोगे तो वो एक्वाकल्चर ये जो बेसिकली सेक्टर में आ जाता है। तो ये मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर है और ये जो सेक्टर है वो अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी है। तो जब भी आप कोई भी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करोगे तो वो सेक्टर का जनरली सबसे बड़ा जो प्लेयर है उसको स्टडी करो, यानी ऐसा जो बेसिकली कंपनी है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी वो पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे ज्यादा है, ताकि आपको ये समझ जाएगा कि उनके मैनेजमेंट ने क्या क्या अलग अलग जो स्ट्रेटजीज है उसको यूज किया है और जब भी बिजनेस साइकिल डाउन होता है तभी उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। तो एक बार आपको सेक्टर लीडर के बारे में सारी जो जानकारी है वो मिल जाती है, तो बाकी आप जो अलग अलग प्लेयर से बचे हुए प्लेयर, जैसे कि मिड साइज की कोई उसमें कंपनी हो सकती है, जैसे कि ये केस में आप एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में देखोगे तो अवंती फीड्स ये सबसे बड़ा प्लेयर है जिसका मार्केट शेयर लगभग 45 to 46% है। इसके बाद में वाटर बेस ये एक लिस्टेड कंपनी है जिसका मार्केट शेयर काफी कम है, 6 to 8% का है। एपेक्स फ्रोजन फूड ये और एक कंपनी है और गोदरेज एग्रोवेट ये जो कंपनी है उसका एक स्मॉल पोर्शन आप देखोगे तो श्रिम्प फीड ये बेसिकली जो सेगमेंट है इसमें आ जाता है। तो जैसे जैसे आप ये जो सारी कंपनीज है उनको स्टडी करने लगोगे तो आपको डिफरेंसेस समझ जाएंगे कि हर एक जो मैनेजमेंट है उसकी बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है, और बाद में आप कंपेयर कर सकते हो कि एक छोटा प्लेयर क्या कर रहा है वो इंडस्ट्री में कंपेयर टू जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसका सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो पर्टिकुलर आप देखोगे तो सेक्टर में है। तो जब भी आप ये जो एनालिसिस है उसकी शुरुआत करोगे तो जनरली मैं एनुअल रिपोर्ट से शुरू करता हूँ। तो एनुअल रिपोर्ट्स आप देखोगे तो वो 200-300 पेजेस का एक काफी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। तो ये डॉक्यूमेंट से रिक्वायर्ड चीजें क्या है या क्या ऐसी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें पढ़नी चाहिए। तो मैं जनरली शुरुआत करता हूँ जो फर्स्ट 5 to 10 पेजेस होते हैं जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया या चेयरमैन या जो सीईओ है उनका एक लेटर रहता है, वो 2 to 3 पेजेस का एक स्मॉल लेटर रहता है जिसमें उन्होंने ये बताया रहता है कि करंट ईयर में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया, लास्ट ईयर में उन्होंने कुछ कैपेक्स किए है क्या, उसके कुछ डिटेल्स मिल जाते हैं, फ्यूचर में उनका स्ट्रेटजी कैसे होने वाला है, आगे जाके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो लेटर है इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि ये जो बिजनेस है वो किसके रिलेटेड है या करंटली ये जो बिजनेस है उसमें क्या चल रहा है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो ये लेटर कंप्लीट होने के बाद मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ MD&A यानी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। एक सेपरेट सेक्शन रहता है, हर एक कंपनी को ये जो डिस्कशन है वो मैंडेटरी होता है उनके एनुअल रिपोर्ट में पोस्ट करना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जनरली शुरुआत होती है कि जनरली इंडियन GDP ने वो ईयर में कैसे परफॉर्म किया है। इसके बाद में वो पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बताते हैं कि ये जो सेक्टर है, जैसे कि अवंती फीड के सेक्टर में आप देखोगे यानी एक्वाकल्चर सेक्टर में आप देखो तो उन्होंने एक्वाकल्चर सेक्टर के बारे में डिटेल्स बताया रहते हैं कि करंटली ये जो ईयर है उसमें कैसे परफॉर्मेंस रहा या ओवरऑल जनरली इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है। और थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काफी, जिसमें वो पर्टिकुलर कंपनी के बारे में काफी डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है, या इसके अलावा कंपनी ने ये साल में क्या चैलेंजेस फेस किए या कैपेक्स का करंटली क्या स्टेटस है, नेक्स्ट ईयर में कितना कैपेक्स हो सकता है और आगे जाके कंपनी का बेसिकली क्या विजन है, या इसके अलावा कंपनी में क्या रिस्क है या क्या थ्रेट्स है या इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, इसके बारे में भी मैनेजमेंट जनरली ये जो सेक्शन है उसमें आप देखोगे तो गाइड करती है। ये एक बार होने के बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ जो मैनेजमेंट रिम्यूनरेशन का पार्ट है, यानी मैनेजमेंट बिजनेस रन करने के लिए कितना सैलरी ले रही है। तो जनरली आप गाइडलाइंस देखोगे तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है उसका 10% ये मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है, यानी उससे ज्यादा जो सैलरी है वो मैनेजमेंट ड्रॉ नहीं कर सकती है। तो जब भी आप ये जो सैलरी है उसको एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट देखोगे तो उसको आपको कंपेयर करना है कि टोटल उनका वो कंपनी में कितना स्टेक है, यानी कितना शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स का या वो पर्टिकुलर मैनेजमेंट का। तो इससे हमें ये समझ जाता है कि मैनेजमेंट सिर्फ सैलरी ले रही है या उनका एक्चुअल में बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट है। यदि कोई एक मैनेजमेंट का जो सैलरी है वो काफी ज्यादा है और इसके कंपैरेटिवली जो शेयर होल्डिंग है उनका वो पर्टिकुलर कंपनी में यानी जो स्टेक है वो काफी कम है, तो ये एक निगेटिव फ्लैग हो सकता है। जनरली कोई एक मैनेजमेंट का जो सैलरी है वो एक मॉडरेट होना चाहिए कंपेयर टू जो इंडस्ट्री नॉर्म्स है, और इसके कंपैरेटिवली जो शेयर होल्डिंग है या उनका जो स्टेक है वो काफी बेटर होना चाहिए। ये एक आप देखोगे तो अच्छे मैनेजमेंट की जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये होने के बाद आपको और एक जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप एनुअल रिपोर्ट रीड करोगे, जो हो गया ऑडिटर की फीस। तो ऑडिटर की फीस से हमें ये समझ जाता है कि क्या वो ऑडिटर को एक्स्ट्रा फीस देके कुछ जो बैड प्रैक्टिसेस है क्या वो फॉलो कर रहे हैं
तो एक बेसिकली एक इंडिकेशन हो सकता है। यदि वो मैनेजमेंट ऑडिटर को बहुत ज्यादा पे कर रही है कंपेयर टू सिमिलर साइज की जो कंपनीज है सेम सेक्टर में, तो आप देखोगे तो यहाँ पर आगे जाके कुछ रेड फ्लैग हो सकता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि वो कंपनीज उनके प्रॉफिट्स और जो रेवेन्यूज है उनको इंक्रीज कर रही है और उसके साथ में जो ऑडिटर की फीस है वो भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। पर यदि आप देखोगे तो ज्यादा जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है या रेवेन्यूज के कंपैरिजन में जो फीस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आगे जाके एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो आप लास्ट जनरली 5 to 10 ईयर्स का जो डेटा है उसको स्टडी करो और कंपेयर करो कि सिमिलर साइज की जो कंपनी है उसमें ऑडिटर की फीस कितनी है। ये होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, जिसमें बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, दूसरा बैलेंस शीट हो गया और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। तो जनरली क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखते हैं या पर्टिकुलरली ईपीएस देखते हैं, क्योंकि ईपीएस अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। यदि ईपीएस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छी कर रही है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल जो कंपनी की जो डिटेल्स होते हैं वो बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में होते हैं। तो बैलेंस शीट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि ये जो कंपनी है उसके पास कितनी डेट है, कितना उन्होंने बोरोइंग किया है, उनके कितने कितने असेट्स है और ये जो असेट्स है उसके डिटेल्स क्या है, कंपनी में कितना कैश है या कंपनी ने ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ग्रॉस ब्लॉक कितना है, उन्होंने कितना कैपेक्स किया है। तो ये जो सारे डिटेल्स है आपको बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उससे मिल जाते हैं। तो इसको रीड करना काफी इंपॉर्टेंट है। यदि सपोज करंटली जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल नहीं है पर उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो राइट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और आगे जाके ये जो इन्वेस्टमेंट्स है इससे उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ सकता है, तो ये भी आपको चेक करना है। सिर्फ करंट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इससे काफी जो चीजें वो मैटर नहीं करती, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट्स होने वाले हैं इसके अकॉर्डिंगली आपको जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डिसाइड करना है। तो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट हो गया एनुअल रिपोर्ट का। मैंने आपको डिटेल में बताया कि एनुअल रिपोर्ट कैसे रीड करना चाहिए। तो एक बार एनुअल रिपोर्ट आप कंप्लीट करते हो तो मैं सेकेंड उसके बाद में ये चीज करता हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स है उनको सब डाउनलोड कर लेता हूँ। टोटल लास्ट 5 या 6 ईयर्स के जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स है वो मिल जाते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और ये जो एक जनरली डॉक्यूमेंट होता है कॉन्फ्रेंस कॉल की जो ट्रांसक्रिप्ट जिसको कहा जाता है, जनरली वो 15 to 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। तो मैं लास्ट कंप्लीट 5 ईयर्स का डाउनलोड कर लेता हूँ, जो भी 20-25 जो कॉन्फ्रेंस कॉल मुझे मिलते हैं, और उनको कंप्लीटली रीड करता हूँ। क्योंकि जब भी आप ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल से इनको रीड करोगे तो काफी आपको ऐसे डिटेल्स मिल जाएंगे कि जो एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे पूछते हैं, काफी एनालिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो कॉन्फ्रेंस कॉल को रीड करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स है वो आपको कहाँ से मिलेंगे? तो रिसर्च बाइट्स करके एक वेबसाइट है जो एक फ्री वेबसाइट है, जहां पर जाके आप सारे जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस कॉल्स है इनको रीड कर सकते हो, इनको डाउनलोड कर सकते हो। कुछ जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स है वो ऑडियो फॉर्मेट में भी होते हैं, तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। जनरली 1 आवर का एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता है। और इसके बाद में यदि वहां पर आपको नहीं मिले तो कंपनी के वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हो। जैसे कि कंपनी के वेबसाइट में इन्वेस्टर रिलेशन का एक सेक्शन होता है, वहां पर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल और वो पर्टिकुलर क्वार्टर का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट आप जब भी 20-25 जो सारे कॉन्फ्रेंस कॉल्स है लास्ट 5-6 ईयर्स के जब भी आप पढ़ लोगे तो आपको काफी डिटेल समझ जाएंगे वो पर्टिकुलर कंपनी के, यानी करंटली वो जो कंपनी है उसमें क्या चल रहा है, उनके कंपटीशन कैसा है, ओवरऑल सेक्टर जो है वो कैसे मूव हो रहा है, उन्होंने पास्ट में कैसे जो बेसिकली गाइडेंस दिया था उनके मैनेजमेंट ने, और क्या वो जो गाइडेंस है उनको वो फुलफिल कर पा रही है या नहीं, या इसके अलावा कैपेक्स के क्या डिटेल्स है, हिस्टोरिकली कंपनी ने कैसे कैसे कैपेक्स किए हैं और उसका कन्वर्जन कैसे हुआ है रेवेन्यूज और आगे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो ये जो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो मैनेजमेंट को। तो मैं जो कंपनीज फॉलो कर रहा हूँ या जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ तो वो कंपनीज में मैं भी मैनेजमेंट को क्वेश्चन पूछता हूँ। यदि मुझे वो कंपनी के कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिलेटेड या सर्विसेज के रिलेटेड या कॉम्पिटिटर के रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए होगी तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तो अब तक हमने जो सारा डिस्कशन किया, जैसे कि पहले स्क्रीनिंग करने का, उसके बाद में सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यूज करने का, या इसके बाद में एनुअल रिपोर्ट्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स को स्टडी करने का, तो ये पर्टिकुलरली बेसिकली एक थ्योरेटिकल अप्रोच हो जाता है जिसमें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसको ही हम स्टडी कर रहे हैं। पर जब भी आप मिड और स्मॉल कैप्स ये जो कंपनीज है उनका एनालिसिस करोगे तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन दी होती है, जो एनुअल रिपोर्ट में दी होती है, वो कुछ अलग होती है, या उनके जो फाइनेंशियल्स होते हैं
वो कंपनी ने बराबर स्टेट नहीं किए होते हैं, यानी जो बैड प्रैक्टिसेस वो यूज करते हैं, एग्रेसिव अकाउंटिंग जिसको कहा जाता है, और आगे जाके फिर कुछ फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो आपको यदि इससे अवॉइड करना है, क्योंकि ये काफी आप देखोगे तो एक रिस्की बेसिकली बेट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है वो काफी छोटी होती है। तो यदि आपको ये जो पोटेंशियल फ्यूचर में होने वाले फ्रॉड से इसको अवॉइड करना है, तो आपको स्कटलबट ये जो अप्रोच है उसका यूज करना होगा। तो स्कटलबट अप्रोच के बारे में आपको यदि और जानकारी चाहिए होगी तो फिलिप फिशर का एक बुक है जिसका नाम है कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट। एक्सीलेंट ये बुक है, तो आप यहाँ पर सारे जो डिटेल्स है इसके रिलेटेड वो पढ़ सकते हो। तो स्कटलबट इसका मतलब ग्राउंड सर्वे या इसका मतलब चैनल चेक्स। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट ने या जो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है उनके बैलेंस शीट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में या प्रॉफिटेबिलिटी में, क्या वो एक्चुअल में सही उन्होंने दिया है या नहीं, या यहाँ पर कुछ एग्रेसिव अकाउंटिंग है। तो ये चेक करने के लिए आपको ये करना है कि वो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है उनके साथ आपको बात करनी है, या कोई भी यदि वो कंपनी से रिलेटेड है जैसे कि उनके सप्लायर्स हो गए या उनके कस्टमर्स हो गए, तो आपको ये ढूंढना है कि बेसिकली ये जो सारी चीजें वो पोस्ट कर रहे हैं क्या उनके वो सेल्स उतने हो रहे हैं या नहीं, ये आपको एक रफ आइडिया मिलना चाहिए। इसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी के बारे में मैं स्टडी कर रहा था, मनपसंद बेवरेजेस। इसको काफी समय हो गया, लगभग 1 to 1.5 ईयर्स हो गए। तो जब भी आप देखोगे तो ये जो कंपनी है या ये जो स्टॉक है वो लगभग 500 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। काफी वेल नोन इन्वेस्टर्स ये कंपनी में इन्वेस्टेड थे, काफी म्यूचुअल फंड भी ये जो कंपनी है इसमें इन्वेस्टेड थे। तो तभी मैंने सारा जो पहले का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया, जैसे कि मैंने एनुअल रिपोर्ट देखे, या इसके अलावा ये केस में तो उनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स नहीं है, मैनेजमेंट नहीं कंडक्ट करती है, पर एनुअल रिपोर्ट से आपको आप देखोगे तो ज़्यादा बहुत डिटेल जो है, जैसे कि कुछ ये कंपनी में एग्रेसिव अकाउंटिंग हो रही है या कुछ फ्रॉड्स होने वाला है फ्यूचर में, इसका एग्जैक्ट डिटेल्स में भी समझ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी थी, कंटिन्यूसली वो ग्रो कर रही थी 25-30% से। तो यदि आप नॉर्मल इन्वेस्टर के जैसा सोचोगे तो आपको ये जो कंपनी है वो परफेक्ट लगेगी और इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा कि यहाँ पे इंटरनली क्या चल रहा है। पर यदि आपको इसके रिलेटेड और जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो करनी है तो चैनल चेक्स जो है वो मस्ट है, या जो ग्राउंड सर्वे है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये केस में मनपसंद के केस में मैंने ग्राउंड सर्वे किया था। तो ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स थे वो बेवरेजेस ये इंडस्ट्री में थे, फ्रूट ड्रिंक जो होता है। तो इसमें उनका मैंगो सिप करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था जिसमें आप देखोगे तो वो माजा हो गया या इसके अलावा स्लाइस हो गया, इसके साथ वो कम्पीट कर रहे थे। तो ये केस में काफी अलग अलग जो डीमार्ट है या जो रिलायंस फ्रेश है, यहाँ पर जाके मैंने देखा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है या नहीं, और यदि अवेलेबल है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है या इसका डिमांड कैसा है। मैंने उनके जो एम्प्लॉयज है वहाँ पर उनको पूछा, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आने लगा। और ये जो उनका प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा जगह दिखा नहीं, और इसके अलावा उनके बाकी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने वेबसाइट पे डिस्क्लोज किए थे या एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने बताया था। एप्पल के रिलेटेड उनका एक ड्रिंक था, या जीरे के रिलेटेड उनका एक और एक ड्रिंक था। तो ये जो फ्रूट ड्रिंक्स है वो तो अब तक मुझे कहाँ पर भी दिखे नहीं है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट आना शुरू हुआ। तो बाद में मैंने देखा कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पर है, तो उनका एक जो यूनिट है वो गुजरात में था। तो बाद में मैंने गुजरात में मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि क्या ये जो प्रोडक्ट है मैंगो सिप प्रोडक्ट, क्या आपने उसको ट्राई किया है या नहीं। और बाद में ये फाइनली समझने आने लगा कि एक्चुअल में जो कंपनी ने सेल्स दिखा है इसके कंपेरेटिवली उनके जो सेल्स है वो काफ़ी कम है, या जो प्रोडक्ट है वो तो अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एटलीस्ट मैंगो सिप का जो प्रोडक्ट है वो थोड़े बहुत जगह पे अवेलेबल था, पर बाकी जो प्रोडक्ट्स है तो अब तक मैंने एक्चुअली फिजिकली वो प्रोडक्ट्स देखे नहीं है कि उनका बेसिकली कैसे टेस्ट है या कैसे उनका पैकेजिंग है। तो ये कम्प्लीटली ये जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, और फिर भी मैनेजमेंट जो है वो डिस्क्लोज कर रही थी कि उनके जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको स्कटलबट करना चाहिए। और बाद में आप देखोगे तो फिर उनका जो डेलॉयट ऑडिटर था उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो 500 का जो स्टॉक है वो 100 रुपीज़ तक आ गया। और उसके बाद में आप देखो तो मैंने भी ये जो स्टॉक है इसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाया था, लगभग इसको 1 to 1.5 ईयर्स हो गया। यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो, ओल्ड वीडियो है मेरा। और ये वीडियो में भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स जानकारी जो है वो दी थी। और बाद में मनपसंद बेवरेजेस में एक रेड हो गया, आईटी का रेड, इनकम टैक्स का रेड, और बाद में उनके कुछ जो टॉप मैनेजमेंट है उनको कस्टडी हो गई, और ये जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली फॉल हो गया, लगभग जो 100 रुपीज़ से 5 to 10 रुपीज़ में जो स्टॉक है वो आ गया। तो ये जो सारा स्कटलबट करने से आप ये पोटेंशियल जो डैमेज है या जो पोटेंशियल लॉसेस होने वाले हैं आपको, उससे आप बच सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरली आप देखो तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हो गए या इवन प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स भी आप देखोगे तो ये जो स्कटलबट है वो अप्रोच यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी समय लगता है, और ये आप देखो तो इतना ईजी भी नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन
मिलना आप देखोगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इसको काफी समय लग सकता है और ये सारे स्टॉक्स के लिए अप्लीकेबल भी नहीं है। यानी सपोज कोई एक B2B की कंपनी है तो यहाँ पर आप ज्यादा स्कटलबट कर नहीं सकते हैं, पर एटलीस्ट जो कंज्यूमर रिलेटेड ब्रांड्स है या कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज है उनका आप जरूर स्कटलबट कीजिए। जो प्रोडक्ट्स है उनको ट्राई कीजिए, उनके कंज्यूमर जिसने भी ये प्रोडक्ट खरीदा है उसको जाके पूछिए कि आपका रिव्यू कैसा है, इसकी प्राइस चेक कीजिए कि इसके कंपटीटर की प्राइस कितनी है या इसकी प्राइस कितनी है, इससे आपको काफ़ी डिटेल समझ जाएंगे। तो ये होने के बाद में आपको बाद में वैल्यूएशंस डिसाइड करना है। तो कोई भी स्टॉक को राइट वैल्यूएशंस पे बाय करना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप कोई अच्छी कंपनी भी बहुत ही हायर वैल्यूएशंस पे खरीदते हो तो इससे आप देखोगे तो आपके जो टोटल रिटर्न्स है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। तो अवंती फीड्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूँ, पर ये जो स्टॉक है इसका जो इनिशियल स्टडी मैंने शुरू किया था वो लगभग 2016-2017 में शुरू किया, पर इसका एग्जैक्टली जो मैंने एंट्री लिया मेरे पोर्टफोलियो में वो 2019 और 2020 में लिया। तो यदि ये स्टॉक आप देखोगे तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 1000 रुपीज के आसपास है और बाद में इसने कंटिन्यूसली यहाँ पर करेक्शन दिया है। तो मैंने जब ये स्टॉक में एंट्री किया वो लगभग 300 to 320 रुपीज ये जो प्राइस रेंज है इसमें मैंने एंट्री किया। तो इसका कुछ रीजन है, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो थोड़ा सिक्लिकल सेक्टर है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि रॉ मटेरियल की क्या प्राइजेस है या यूएस में एंटी डंपिंग ड्यूटी फिलहाल में क्या है। तो इसके काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्टर का अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको वेट करना है राइट वैल्यूएशंस का। यदि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा है पर आप एक रॉन्ग वैल्यूएशंस पे वो स्टॉक पिक करते हो तो यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए पेशेंस काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट करने के पहले भी आपको काफी पेशेंस होना चाहिए और इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको काफी पेशेंट होना चाहिए। तो अवंती फीड्स के रिलेटेड ही मैं आपको और एक इंसिडेंस बताता हूँ। तो ये जो स्टॉक है मैंने वो लगभग 300-320 रुपीज में लिया था। बाद में ये जो स्टॉक है वो लगभग मुझे लगता है कि डबल हो गया था, कुछ 650 रुपीज तक कुछ चला गया था और बाद में मार्च में फिर से एक क्रैश हो गया, यानी 280 रुपीज के आसपास या 270 रुपीज के आसपास आ गया था। यानी इनिशियल 5-6 मंथ्स में जो भी मुझे गेन्स मिल रहे थे, डबल हो गया था या उससे ज़्यादा हो गया था, वो सारे वाइप आउट हो गए थे मार्च के क्रैश में। तो फिर से जब ये स्टॉक 280 रुपीज़ के आसपास 300 रुपीज़ के आसपास आया तो फिर से मैंने इसमें एक्स्ट्रा बाइंग किया। मेरे लिए तो एक और एक अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी मैनेजमेंट अच्छी है या अवंती फीड्स एक सेक्टर लीडर है वो कंप्लीट सेक्टर में, तो ये मेरे लिए बेटर था। एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई थी बाइंग के लिए, तो मैंने यहाँ पर फिर से बाइंग किया और ये फिर से अभी आप देखो तो जो स्टॉक है वो लगभग 500 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो इन्वेस्टिंग है वो काफ़ी पेनफुल हो सकता है, क्योंकि आप बाय करने के बाद स्टॉक डबल हो जाता है और डबल होने के बाद फिर से उसके कॉस्ट प्राइस के भी नीचे चला जाता है। तो नॉर्मल इन्वेस्टर को ये फेस करना मे बी काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। पर यदि आपको कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी है, आपका जो इनिशियल जो एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस या स्कटलबट या जो भी ग्राउंड सर्वे आपने किया वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप देखोगे तो आपको प्राइस से ज़्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए। जब भी जो प्राइस है आपके इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे आ जाती है, जब ये जो स्टॉक है वो सस्ता हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको आगे जाके इसमें बाइंग करनी चाहिए और लॉन्ग पीरियड के लिए आपको इसमें इन्वेस्टर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशंस के भी अलग अलग पैरामीटर्स हो जाते हैं या अलग अलग मेथड्स हो जाते हैं, जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल हो गया, या इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू मेथड यूज किया जाता है बैंकिंग या एनबीएफसी जो स्टॉक्स है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए जो वैल्यूएशंस है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। आप बैंकिंग इंडस्ट्री में डीसीएफ यूज नहीं कर सकते हो, या कोई एक प्लेटफॉर्म कंपनी हो गई जिसमें काफी कम असेट्स है, तो यहाँ पर यदि आप प्राइस टू बुक वैल्यू यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा वो वैल्यूएशन दिखाई देगी, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम्स 5 टाइम्स या 15 टाइम्स दिख सकती है। तो ये रॉन्ग मेथड हो जाता है वैल्यूएशन यूज करने के लिए। और सपोज कोई एक कंपनी है जिसमें फ्री कैश फ्लोज ही नहीं है, तो यहाँ पर डीसीएफ यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल आपको यूज करने में काफी डिफिकल्टी आ सकती है। तो ये केस में आप पे बैक रेशियो यूज कर सकते हो। तो वैल्यूएशंस के काफी अलग अलग मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो में हमने ये जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए। पहले आपको स्टार्ट करना है स्क्रीनर से, इसके बाद में आप सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का यूज करो, सेकेंड लेवल का फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद में आप एनुअल रिपोर्ट और कॉन्फ्रेंस कॉल्स को रीड करो। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है आप बेसिकली एजीएम को भी अटेंड कर सकते हो। एनुअल जनरल मीटिंग होती है, साल में ये एक बार कंडक्ट होती है, जिसमें आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको उनके जो प्लान्स है उसको विजिट करना है। तो ये भी काफ़ी, इससे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ये होने के बाद आप स्कटलबट अप्रोच शुरू करो, यानी आप उनके बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ है या जो भी वो कंपनी से रिलेटेड है, इससे बात करना शुरू करो ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। स्कटलबट होने के बाद आप वैल्यूएशंस देखो और वेट करो जब तक उनके जो वैल्यूएशंस है वो स्टॉक के वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे नहीं आ जाए। तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो सारा डिस्कशन हमने किया
इससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा।